जय हिंद। मैं सौरभ और आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं एक बार फिर से डेली डोज संख्या 348 में। आज तारीख है 14 सितंबर 2020 और इससे रिलेटेड जो भी करंट के प्रश्न हैं वो हम आपके साथ लेकर उपस्थित हैं। आज का करंट बिहार स्पेशल जो एग्जाम्स हैं उसके लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसके एक एक प्रश्न को जो बिहार स्पेशल हैं उन्हें आप ध्यान में रख के जाएंगे, क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनी रहेगी। बढ़ते अपने पहले प्रश्न की तरफ। बिहार में कहां पर बोनांजा विमान प्रदर्शनी के तौर पे रखा जाएगा? उत्तर है संजय गांधी जैविक उद्यान एवं हार्डिंग पार्क पटना। अब आपने जो पटना में जू देखा है, जो चिड़ियाघर है, उसी का नाम है संजय गांधी जैविक उद्यान, ठीक है। और वहीं पर जो पटना एयरपोर्ट पर विमान रखा हुआ है, ठीक है, उसको लाया जाएगा कहाँ? तो संजय गांधी जैविक उद्यान में, ठीक, जो कि प्रदर्शनी के तौर पे रखा जाएगा। यानी अब जो वहाँ पे विजिटर्स जाएंगे वो उसका भी लुत्फ उठा सकेंगे, ठीक है। तो इसको लाने का प्लान करा है किसने? बिहार गवर्नमेंट ने। कहाँ पर? संजय गांधी जैविक उद्यान में, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 2 की तरफ। नमामि गंगे योजना में बिहार के किस जिले में रिवर फ्रंट विकसित की जाएगी? उत्तर है मुजफ्फरपुर। अब ध्यान देंगे कि प्रधानमंत्री द्वारा, जो हमारे अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा 15 सितंबर 2020 को 9.57 करोड़ की लागत से, ठीक है, 3 रिवर फ्रंट मुजफ्फरपुर में विकसित करने की योजना का शिलान्यास होने वाला है, ठीक है। और ये जो शिलान्यास होगा वो किस योजना के तहत होगा? तो उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री नमामि गंगे योजना। क्या नाम है? प्रधानमंत्री नमामि गंगे योजना। कभी कभी हमसे डायरेक्ट योजना का नाम पूछ देता है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 3 की तरफ। किसने सब्जियों एवं फलों को सूक्ष्म कीटाणुओं से रक्षा हेतु स्प्रे विकसित की है? ठीक है, उत्तर है IPFT, यानी इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इंस्टीट्यूट ऑफ पेप्टिसाइड्स फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी। क्या? इंस्टीट्यूट ऑफ पेप्टिसाइड्स फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी। अब एक बात आप यहाँ से ध्यान रखेंगे कि ये स्प्रे विकसित करने की जरूरत क्या पड़ी। तो जैसे कोविड का टाइम चल रहा है और कोविड की वजह से संक्रमण से बचना सबसे ज़्यादा जरूरी है, और इस दौरान जैसे हम कोई दरवाज़ा खोलते हैं, ठीक है, तो दरवाजे के हैंडल से हमारा कांटेक्ट होता है, हम फल वाले से फल लेते हैं या सब्जी लेते हैं और फिर उस दरवाजे को खोल करके फिर फल को पकड़ते हैं, या फिर किसी भी केसेस में फल हमारे कांटेक्ट में आ करके और क्या हो जाता है? संक्रमित हो जाता है। तो उस स्थिति में कोविड से बचाव हेतु IPFT यानी इंस्टीट्यूट ऑफ पेप्टिसाइड्स फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी ने ये स्प्रे विकसित करा है, जिस स्प्रे को यूज करके उन कीटाणुओं को मारा जा सकता है, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 4 की तरफ। US ओपन 2020 का महिला एकल खिताब किसने जीता? उत्तर है नाओमी ओसाका। अब यहां से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या बनेगा कि इन्होंने किसको हरा करके ये खिताब जीता है, ठीक है। तो इन्होंने बेलारूस की जो विक्टोरिया अंजारेका हैं, कौन? विक्टोरिया अंजारेका कहाँ से हैं? बेलारूस से। उन्हीं को हरा करके नाओमी ओसाका ने महिला सिंगल्स का खिताब जीता है, ठीक है। और ये कब हुआ? तो अभी हाल ही में 12 सितंबर 2020 को हुआ है, ठीक है। अब नाओमी ओसाका कहाँ से हैं? तो ये हैं जापान से, ठीक है। अब जैसे मैंने कुछ देर पहले आपको रूस बोला था, ठीक है, तो बेलारूस की राजधानी कहाँ है? मिन्स्क। कहाँ है? मिन्स्क। आप इसे ध्यान रखेंगे। अब एक बात आप यहाँ पे और भी ध्यान देंगे कि ये जो मैच है ये कहाँ खेला गया, तो ध्यान देंगे कि यह USTA, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, USTA बिली जीन्स किंग नेशनल टेनिस सेंटर में खेला गया। कहाँ पे? बिली जीन्स किंग नेशनल टेनिस सेंटर में खेला गया। तो जगह का भी नाम आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 5 की तरफ। USA में अपने विदेशी संगठन को पंजीकृत कराने वाली पहली भारतीय राजनीतिक पार्टी कौन सी है? उत्तर है BJP। इसका भी नाम आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हो सकता है आगे आने वाले एग्जाम्स में आपसे ये प्रश्न पूछ दिए जाए, क्योंकि ऐसा किसी पार्टी ने पहली बार विदेशी संगठन में पंजीकृत कराने का रिकॉर्ड दर्ज किया है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 6 की तरफ। किसने अटल इनोवेशन के तहत एराइज पहल शुरू की है? क्या? एराइज यानी ARISE, ठीक है, तो एराइज पहल शुरू की है। अब ध्यान देंगे यहाँ पे कि
अटल इनोवेशन मिशन, इसको हम शॉर्ट में AIM भी कहा हुआ आपको मिल सकता है। और इसी अटल इनोवेटिव मिशन की एराइज पहल वर्तमान में किसके लिए शुरू की गई है, आखिर इसका उद्देश्य क्या है? तो जो भी MSME है, अब MSME का मतलब जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, यानी जो भी छोटे और लघु उद्यमी हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए, ठीक है, उनको आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि कोविड की वजह से सबसे ज़्यादा स्थिति उन्हीं की खराब हुई है, तो उन्हीं को प्रोत्साहित करने के लिए अटल इनोवेटिव मिशन के तहत एराइज पहल शुरू की गई है, ठीक है। और इसको शुरू किसने करा है? नीति आयोग ने। किसने? नीति आयोग ने। तो हमारे लिए जरूरी हो जाता है नीति आयोग का फुल फॉर्म जानना, ठीक है। हमें लगता है कि आप सभी को नीति आयोग का फुल फॉर्म पता होगा, तो नीति का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को। आप सभी को पता है कि इससे पहले जो काम करता था वो योजना आयोग करता था, और योजना आयोग की जगह पे ही किसको लाया गया? नीति आयोग को लाया गया, ठीक है। और एक बात आपको ये भी पता होगा, जो नीति आयोग है वो एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है। ये पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए इसे आप ध्यान रखेंगे। वर्तमान में CEO कौन है, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो वो हैं अमिताभ कांत। हेडक्वार्टर का है न्यू दिल्ली। और आपको पता है कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे? प्रधानमंत्री। ठीक उसी तरीके से नीति आयोग के भी अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जो उस समय के वर्तमान के प्रधानमंत्री होंगे वही नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष भी होते हैं। जैसे अभी वर्तमान में कौन है? तो अभी वर्तमान में है श्री नरेंद्र मोदी। और एक प्रश्न यहां से और भी आपके लिए छोड़ रहे हैं कि वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग का, ये भी आप मुझे बताएंगे, क्योंकि ये सब बहुत पुराने प्रश्न और ये आपको पता होना भी चाहिए। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 7 की तरफ। SBI द्वारा शुरू की गई उत्पाद योजना सफल किस उत्पाद के लिए है? सफल यानी SAFAL, ठीक है, किस उत्पाद के लिए? उत्तर है जैविक कपास। अब सबसे पहले आप सफल का फुल फॉर्म जान लें, ठीक है। तो सफल का फुल फॉर्म है सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चर लोन। क्या है? सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चर लोन। अब एक बात यहां से ये ध्यान देंगे कि ये जो सफल है यह जैविक कपास उत्पादक के लिए एक नया ऋण उत्पाद शुरू करने की योजना है। अब यहां से SBI के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये किसने शुरू करा है? SBI। तो SBI के अध्यक्ष कौन है? रजनीश कुमार, ठीक है। हेडक्वार्टर का है मुंबई। और स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को। कब? 1 जुलाई 1955 को। जबकि RBI का कब हुआ था? तो 1935 में। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 8 की तरफ। वर्ष 2016-17 से वर्ष 2018-19 तक भारत के रक्षा निर्यात में कितनी वृद्धि हुई है? तो इसमें कुल 700% की वृद्धि हुई है, ठीक है, 2016-17 से लेकर 18-19 तक में। तो आप ये डेटा याद रखेंगे, कितना प्रतिशत? 700%। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 9 की तरफ। लेटर्स टू मदर पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर है भावना सोमाया। और आप इस पुस्तक और इस लेखक का नाम याद रखेंगे, भावना सोमाया, जो कि लेटर्स टू मदर की राइटर हैं, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 10 के तरफ। किस भारतीय को WHO के स्वतंत्र पैनल में शामिल किया गया? उत्तर है प्रीति सूदन को। किसको? प्रीति सूदन को। अब ध्यान देंगे कि दुनिया भर से चुने गए 11 पैनलिस्ट के पैनल में WHO ने पूर्व स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन को शामिल किया। यानी कि जो प्रीति सूदन है वो कौन है? पूर्व स्वास्थ्य सचिव हैं। और टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी WHO के सदस्य हैं, ठीक है, उनमें से 11 की पैनलिस्ट में कौन शामिल हो गई हैं? प्रीति सूदन, ठीक है। और ऐसा करने का निर्णय किसने लिया है? तो ध्यान देंगे कि इसी पैनल के 2 प्रमुख, जो एक हैं न्यूजीलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री हेलेन क्लार्क। कौन? हेलेन क्लार्क। और लाइबेरिया के पूर्व राष्ट्रपति कौन? एलेन जॉनसन सरलीफ। इन दोनों ने ये डिसीजन लिया, क्या, कि पूर्व स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन को 11 पैनलिस्ट के पैनल में शामिल किया जाना चाहिए, ठीक है। अब बात यहाँ पे आई है WHO का, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। हेडक्वार्टर आप सभी को पता है जिनेवा, स्विट्जरलैंड, ठीक है। और महानिदेशक कौन है? टेड्रोस अदानोन। इनका नाम और भी ज़्यादा इसलिए फेमस है क्योंकि अभी कोविड के टाइम में WHO बहुत चर्चा में रहा था, ठीक है। तो
इसे आप ध्यान में रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 11 की तरफ। पंजाब के किस तीर्थ स्थल को FCRA रजिस्ट्रेशन की स्वीकृति मिली है? उत्तर है स्वर्ण मंदिर को। और अगर बात आता है स्वर्ण मंदिर का तो आपको ध्यान में आना चाहिए सिख के चौथे गुरु रामदास, ठीक है। और आपको मैं अभी फिलहाल में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और मॉडर्न हिस्ट्री के दौरान हमने डिक्लाइन ऑफ मुगल्स यानी मुगल के पतन से शुरू करा है चैप्टर को 1707 ईस्वी से। तो ये सारी चीज़ें जो सिख हैं, मराठा हैं, पेशवा हैं, ठीक है, या फिर मुगलों का पतन है, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस है, ठीक, इन सभी चीज़ों को हमने वहाँ रखने का धीरे धीरे प्रयास किया है। तो आप प्लेलिस्ट से जा करके आप चाहें तो पूरे सिख गुरु को पढ़ सकते हैं, ठीक है। बढ़ते अपने, अच्छा यहाँ पे एक जानकारी और भी इकट्ठा कर लेते हैं कि जो FCRA है, ठीक है, ये किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है या फिर FCRA का जो अधिनियम है वो कौन लागू करता है? तो ये लागू करता है गृह मंत्रालय, ठीक है। एक बात और भी ध्यान देंगे कि FCRA का मतलब क्या है, क्या फायदा है इसका। तो FCRA का रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद आपको फॉरेन से फंड मिल सकता है, ठीक है, यानी कि विदेशी अंशदान प्राप्त करने के अधिकारी आप हो जाते हैं अगर आप FCRA में पंजीकृत हैं तो। और FCRA पंजीकृत करता कौन है? तो ये करता है गृह मंत्रालय, ठीक है। और जो FCRA है ये स्वैच्छिक संगठन जो भी हैं उनको विदेश से धन लेने का एक अनुमति प्रदान करता है तथा इस धन के बारे में जानकारी भी कौन रखता है? गृह मंत्रालय, ठीक है। तो ये जानकारी थी आपको इससे संबंधित। अब FCRA को अगर हम पूरा नाम इसका रखें तो क्या होगा? विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम। क्या होगा? विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम। और ये अधिनियम कब बना था? 2010। तो इससे भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 12 के तरफ। US ओपन 2020 का महिला युगल खिताब किसने जीता? उत्तर है वेरा जुवोनारेवा और लॉरा सिजमंड ने, ठीक है। अब एक बात आप ध्यान रखेंगे कि मैंने कुछ देर पहले US ओपन महिला एकल खिताब कहा था, एकल यानी सिंगल, ठीक है, और उसमें नाम आया था नाओमी ओसाका का। जबकि यहां पे मैं कह रहा हूं युगल खिताब, यानी ये क्या होगा? ये पेयर होंगे, ठीक है, यानी ये दो लोगों का होगा, जबकि वो इकलौता था, ठीक है। तो दो लोगों में खिताब जीतने का काम किया है वेरा जुवोनारेवा और लॉरा सिजमंड ने, ठीक है। और इन लोगों ने किसको हरा करके ये खिताब जीता है ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे ये जो दोनों जोड़ी है वेरा जुवोनारेवा और लॉरा सिजमंड, ये रसिया की जोड़ी है, ठीक है। और इन्होंने हराया है सू इफियान और निकोल मेलिचार की जोड़ी को। किसको? सू इफियान और निकेल मेलिचार की जोड़ी को। कितने से? तो 6-4 से आ रहा है, ठीक है। किसने? वेरा जुवोनारेवा और लॉरा सिजमंड की जोड़ी ने। तो इससे आप ये जरूर ध्यान रखेंगे कि किसको इन्होंने हराया है, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 13 की तरफ। IPL में शामिल होने वाले पहले अमेरिकी खिलाड़ी कौन है? उत्तर है अली खान। और ये अली खान किस टीम से खेलेंगे? तो KKR अर्थात कोलकाता नाइट राइडर्स से, ठीक है। अब एक बात ध्यान देंगे कि ये जो अमेरिका के गेंदबाज हैं, कौन? अली खान, ठीक है। ये ऐसा पहली बार हो रहा है जब ये IPL खेलेंगे, ठीक है, यानी कोई अमेरिकी प्लेयर IPL खेलेगा, ऐसा पहली बार हो रहा है। और ये जो है वो कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में हैरी गार्नी की जगह पे आए हैं। क्यों? क्योंकि कुछ दिन पहले ही हैरी गार्नी जो है वो चोटिल हो चुके हैं और चोटिल होने की वजह से वो टीम में नहीं है और उन्हीं का जगह लिया किसने? अली खान ने। अब आपको कुछ जानकारी दे देते हैं IPL से संबंधित। IPL शुरुआत हुआ 2008, यानी पहला IPL खेला गया 2008 और लगभग ये अप्रैल मई के महीने में खेला जाता है। लेकिन कोविड की वजह से इस बार भारत में IPL हो ही नहीं रहा, बल्कि भारत का जो IPL है इंडियन प्रीमियर लीग वो हो रहा है कहाँ पर? UAE में, ठीक है। और UAE में कब से? तो 19 सितंबर से ये शुरुआत होगा और कब तक चलेगा? 10 नवंबर तक, ठीक है। और यहीं पर यानी UAE में ही महिला T20 भी शुरू होना है। कब? 1 नवंबर से लेके 10 नवंबर तक।
अब एक बात आप यहाँ से और भी ध्यान देंगे कि कोलकाता नाइट राइडर्स के बारे में एक जानकारी आप एकत्रित कर लीजिए। क्या कि सबसे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स जो है वो 2012 में आईपीएल जीता था, किसको हरा के? चेन्नई सुपर किंग्स को। और फिर 2014 में भी विजेता रहा था कोलकाता नाइट राइडर्स, किसको हरा के? किंग 11 पंजाब को। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 14 की तरफ। सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उपयोगकर्ता देश का पहला अभयारण्य कौन सा है? तो उपयोगकर्ता देश कौन है? अपना देश भारत। और इसका पहला अभयारण्य कौन है? तो ये है जिम कॉर्बेट। कौन है? जिम कॉर्बेट। और जिम कॉर्बेट कहाँ है? उत्तराखंड। तो इस तरीके से आप भी इन चीजों को लिंक किया करें। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 15 की तरफ। दुनिया का पहला पानी में तैरता एप्पल मोबाइल स्टोर कहाँ खुला है? उत्तर है मरीना सैंड्स। कहाँ है? सिंगापुर में। और अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा सिर्फ, तो हमने इस प्रश्न को एज इट इज यही प्रश्न जस्ट इसके पिछले डेली संख्या 347 में इन डिटेल डिस्कस करा है। तो बाकी की जानकारी आपने वहां से अगर एकत्रित कर ली होगी तो इसे आप रिपीट कर लीजिए, और अगर नहीं किए तो जाइए पीछे वाले डेली डोज में और वहां से उन चीजों को नोट डाउन कीजिए। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 16 की तरफ। किस राज्य ने ई फाइल उपभोक्ता शिकायत प्रणाली शुरू किया? उत्तर है दिल्ली। कौन? दिल्ली। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और पिछले रोज इसी से रिलेटेड एक प्रश्न बिहार का बना था। ठीक है, तो उसे अगर आपने पिछले वाले डेली डोज से नहीं देखा है तो आप जा करके उस प्रश्न को जरूर देख लीजिए। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 17 की तरफ। बैंक उधारकर्ताओं के राहत हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? उत्तर है राजीव महर्षि। कौन है? राजीव महर्षि। ये क्या है? बैंक उधारकर्ताओं के राहत हेतु एक गठित समिति बनाई गई है। ठीक, यानी एक समिति का गठन किया गया और उसी के अध्यक्ष बनाए गए। कौन? राजीव महर्षि। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 18 की तरफ। हाल ही में किस यूनिवर्सिटी के स्थापना के 100 वर्ष पूरे हुए? तो आपने नाम सुना होगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। क्या? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और इसी ने अपने 100 वर्ष पूरे किए, अर्थात 1920 में इसकी स्थापना हुई थी और अभी चल रहा है 2020। और इस तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का 100 वर्ष पूरा हुआ, यानी सेंचुरी वर्ष इसका पूरा हुआ। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 19 के तरफ। किस अंतरिक्ष यान का नाम बदलकर कल्पना चावला रखा गया? उत्तर है NG-14 सैगरस का नाम बदल करके और क्या रख दिया गया? कल्पना चावला। अब कल्पना चावला कौन है? ठीक है, तो इनके बारे में एक क्वेश्चन कल भी हमने लेके आया था। ठीक है, और उस प्रश्न में कल्पना चावला के टोटल जीवन से संबंध जो भी अंतरिक्ष से संबंधित है, क्योंकि ये अंतरिक्ष यात्री भी रही हैं। ठीक है, तो उससे रिलेटेड ये किस जहाज से गई थी, कब इनका विमान क्रैश हुआ था, और जो भी और भी फैक्ट्स के साथ क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सभी को हमने इसके जस्ट पीछे वाले डेली वीडियो संख्या 347 में रखने का प्रयास किया। तो आप उसे वहां से जाकर के नोट डाउन कर लीजिए, अगर कर लिए तो रिपीट कर लीजिए। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ, और आज का प्रश्न आपके लिए, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग कम से कम जवाब दिया कीजिए, क्योंकि वो जवाब ही पता चलता है कि आप ईमानदारी से कितना सीख रहे हैं। हमने पिछले रोज आपसे एक प्रश्न में पूछा था, बिहार के तीसरे कृषि रोड मैप की अवधि क्या है? तो बिहार के तीसरे कृषि रोड मैप की अवधि जो है वो 2017 से 2022 तक, यानी 5 सालों का। तो इस अवधि को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि सामने चुनाव है और इस तरह के प्रश्न जो भी आपके राज्य से संबंधित होते हैं वो अक्सर पूछे जाते हैं, क्योंकि उसमें देखिए ये स्वाभाविक है कि गवर्नमेंट अपनी योजनाओं का प्रश्न लेकर के आएगा। ठीक है, और गवर्नमेंट की योजनाएं जो चल रही होती हैं वो प्रश्न आते हैं, जो उनके नए नए स्कीम्स हैं उनसे प्रश्न आते हैं, जो जारी है योजना उससे प्रश्न आता है। तो इसी के तहत ये प्रश्न भी आप ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे अगले डेली रोज में, तब तक हमने जो मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर शुरू करा है उसका अगला पार्ट फर्रुखसियर से आगे, यानी फर्रुखसियर से आज हम पढ़ना शुरू करेंगे और आगे बढ़ते हुए देखेंगे हमें जहाँ तक पहुँचे। ठीक है, तो इसी तरीके से आप बने रहिए और फिर मिलेंगे अगले डेली डोज में। तब तक ले जय हिंद, बाय बाय।